वेलकम टू रक्षा एकेडमी। तो आखिरकार वो समय, शुभ घड़ी, शुभ बेला आ गई जिसमें आपका मध्य प्रदेश का कोर्स जो नया है वो मैं शुरू कर पा रहा हूं। मजाक से हटके कुछ परेशानियां थी जिस वजह से मैं आपका कोर्स स्टार्ट नहीं कर पाया था, लेकिन इस वादे के साथ में इस कोर्स को मैं स्टार्ट करूंगा कि जो लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, ये मेरी गारंटी है कि आज जो फैक्ट आपको पता चलेंगे वो फैक्ट आपने आज से पहले कहीं नहीं पढ़े होंगे। पहला पॉइंट। और मध्य प्रदेश के इतिहास को जिस क्रम में मैं आपको पढ़ाऊंगा वो एग्जाम दृष्टि से तो महत्वपूर्ण होगा ही, लेकिन आपका मध्य प्रदेश ऐतिहासिक दृष्टिकोण से रहा कैसा है ये जानकारी आप पूरी तरीके से जान पाओगे, ये मैं दावे के साथ आपसे कह सकता हूं। यकीन ना आए तो वीडियो को आखिरी तक देख लीजिएगा। ये स्पेशल कोर्स एमपी का मैंने आपके लिए लॉन्च किया हुआ है। इस कोर्स के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2020 अथवा कोई भी मध्य प्रदेश का एग्जाम जिसमें कितनी भी गहराई से आपके प्रश्न मध्य प्रदेश के आ रहे हों वो पूरे होंगे। ये कोर्स काफी लंबा चलने वाला है। आई थिंक 3 महीने या इसके आसपास का कोर्स आपका कम से कम ये रहेगा, इससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 महीने में आपकी 90 क्लासेस होंगी। अगर मैं एक क्लास लूंगा, आप मान के चलें 200 प्लस क्लासेस इसके अंतर्गत आएंगी। और ये पूरा कोर्स आपको हमारे एप्लीकेशन पे एक्सक्लूसिवली अवेलेबल रहेगा। मैं शुरुआत में कुछ हिस्ट्री के वीडियोस आपको डेमो में यूट्यूब पे दूंगा, कुछ पॉलिटी एमपी के आपको डेमो वीडियोस दूंगा, कुछ इकोनॉमी दूंगा और कुछ अलग फैक्टर्स आपको दूंगा। अगर कोर्स आपको सही लगे तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इस कोर्स को 2500 में परचेज कर सकते हैं। चलिए, आज हमें पढ़ना क्या है, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। यहां पर बताते हुए पहले मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे आज की डेट में हम एमपी को पढ़ते हैं, एमपी को देखते हैं, तो एमपी का हमारा एक स्वरूप हमारे सामने आता है जिसको यदि हम मोटे तौर पर देखने की कोशिश करें वो कुछ इस तरीके का आपके सामने बनेगा। हल्का फुल्का मैप पे मत जाइएगा, क्योंकि मुझे अमीबा भी अच्छे से नहीं बनाना आता है, तो मैप में क्या अच्छा बनाऊंगा। खैर, अगर गलती से अच्छा बन जाए तो तारीफ जरूर कर दीजिएगा, लेकिन हालांकि ये बनने वाला नहीं है। ठीक है, लगभग ये मान लीजिए आपका ये एमपी बन गया। तो आपको, अगर मैं इसको आपको बोर्ड में दिखा दूं, यहां पे ये लगभग आपका एमपी है। आप आज की डेट में एमपी को ये जानते हैं, लेकिन हमारा एमपी ऐसा था नहीं। एमपी कैसा था उसके लिए थोड़ा सा आपको ये इमेजेस छोटी छोटी आपको भले दिखाई देंगी, लेकिन आप सर्च कर लीजिएगा मध्य भारत सीपीएन बरार, जिसको हम मध्य प्रांत और बरार के नाम से जानते हैं। मैं इसको एक मिनट रुकिए, मैं ऐसे लेता हूं ताकि मैं इसके ऊपर आपका पॉइंट भी कर पाऊं। जस्ट एक सेकंड, ये आ गया आपका। ठीक है, तो ये जो एरिया आपको आप देखिएगा, आई एम श्योर आपको स्क्रीन में यहां पे शो हो रहा होगा, आप इस एरिया को देखिएगा। और ये जो आपका एरिया है ये हुआ करता था मध्य प्रांत और बरार, सीपीएन बरार के नाम से जिसको हम जानते थे। जब इसको आप और पढ़ते हैं तो आप देखोगे जब एमपी का गठन 1956 के टाइम पे किया गया, 1947 के टाइम पे जब था, तो 3 चीजें थी, मध्य भारत, मध्य प्रांत और सीपीएन और बरार। इन तीनों चीजों को मिला के आपके मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। तो थोड़ा सा हमें समझना है कि ये जो स्वरूप था मध्य प्रदेश का वो कब बना, कैसे बना, क्या आवश्यकता पड़ी। ये भी आप अगर वो मैप देखेंगे, ये भी आपका सीपीएन बरार का ही मैप है। आप गूगल पर सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं वो मैंने आपको कोर्स में बता देने हैं। ठीक है, आप सिर्फ इसको समझ लीजिए। फिर आप आगे अगर देखेंगे, यहां पे 1930 के समय पे जो आपका मध्य प्रदेश था वो 1930 के समय पर आपका ये मध्य प्रदेश का था। ठीक है, आप जैसे ही गूगल पर सर्च मारेंगे इमेजेस ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएंगी, बट आई एम श्योर आपको थोड़ा बहुत दिख ही रहा होगा। ये आपके 1930 के आपके मैप दिए गए हैं। इसके आगे यदि आप और चलोगे, यहां पर यदि आप देखोगे तो ये आपका 1904 का मैप था। अब देखिए यहां पर ये एरिया अगर आप यहां से देखो तो आज की डेट में, मैं थोड़ा सा इसके पेन को चेंज कर, देखिए यहां पे यदि आप देखेंगे, आप अगर देखें तो आज का मध्य प्रदेश केवल इतना एरिया है आपका, ये ऊपर वाला। बट ये क्षेत्र भी जो छत्तीसगढ़ आपका अलग हुआ, ये नीचे आपका महाराष्ट्र का हिस्सा, ये भी आपका क्या था, मध्य प्रदेश का ही भाग माना जाता था अंग्रेजों के समय से। तो ये स्थिति कैसे पैदा, बेसिकली आज का लेक्चर आपका निर्धारित है कि ये मध्य प्रदेश की स्थिति कैसे पैदा हुई। अब आप कहोगे कि सर आखिर हमें इस चीज की आवश्यकता क्यों है, या हमें क्यों जानना है ये चीज।
तो इसके लिए भी मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, क्यों हमें समझना इंपॉर्टेंट है। अगर शायद सिलेबस यहां पे खुला होगा तो मैं यहां पे आपको बता दे रहा हूं, जस्ट एक सेकेंड। स्टेट सर्विस, ये आपका सिलेबस यहां पर ओपन है, यहां पर एक स्टार साइन आपका लगा हुआ है, अगर आप यहां पे देख पा रहे। अब देखिए यहां पे जो एक लाइन है महत्वपूर्ण, जो मैडम इसके पहले क्या है, प्रतिमा मैम ने आपको हिस्ट्री पढ़ाई है, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। अगर आप शांति से उस पूरे वीडियो को देखेंगे तो इतिहास पढ़ने का मतलब क्या है वो आपको बड़े आराम से समझ में आएगा। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा, वो इतिहास का वीडियो केवल उनके लिए है जो मुख्य परीक्षा के साथ प्रारंभिक परीक्षा के लिए इतिहास के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। वो बच्चे जिनको केवल इस बात से मतलब है कि 1498 में वास्को ड गामा आया, केरल के कालीकट बंदरगाह पर उतरा, इतना रट लेना है, या बाबर किसका बेटा था और कौन किसका पिता था, इतना रटना है, तो वो लोग कोई ऐसी क्लासेस को देखें जहां पर फैक्चुअल चीजें चलती हो। चूंकि स्पेशली हम लोगों ने एक डिसीजन लिया है कि हम एमपीपीएससी में मेंस को ध्यान में लेते हुए जरूर पढ़ाएंगे, तो जो लोग डिटेल में हिस्ट्री को समझना चाहते हैं वो लेक्चर जरूर देखें, जो आपको इस लेक्चर के बाद में आपको अवेलेबल हो जाएगा। फर्स्ट लेक्चर आपका हिस्ट्री का रहेगा वो हमारे कोर्स का। ये पॉइंट मैं आपको यहां पर हाईलाइट करा रहा था। अगर मैं इसको डिलीट करूं, यहां पर दोबारा आप देखिए, स्टार साइन आपका लगा है मध्य प्रदेश के भौगोलिक संदर्भ में, और केवल ये कहां पर आपका दिया गया है, मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन। यानी कि वर्तमान, जब मैंने आपको सिलेबस का डिस्कशन किया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट में यहां पे बार बार फिर क्यों बता रहा हूं आपको, कि जब आप स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ोगे तो उस समय तो केवल आपको क्या देखना है, मध्य प्रदेश का जो वर्तमान भौगोलिक संदर्भ है उसके अंतर्गत आपको स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ना है। लेकिन बाकी का जो आपको हिस्ट्री पढ़ना है वो हिस्ट्री आपको पूरी पढ़नी है कि मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, मध्य प्रदेश का इतिहास आपका कैसा है, आगे चलेंगे। देखिए यहां पर कहां गया, थर्ड फोर्थ यूनिट है आई थिंक, नहीं जस्ट एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड देख लूं। हिस्ट्री 1 2 3, मध्य प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम, हाँ रियासतें, या प्रारंभिक परीक्षा में आप देखिएगा बोर्ड में आपको जो हिस्ट्री पढ़नी है, यहां पे भी क्लियर, एक तो इतना नजदीक होने से दिखाई नहीं देता है, दूर से देखना पड़ता है, क्या हटाओ। तो मेरा कहने का मतलब यहां पर क्या है, मेरा कहने का मतलब आपका यह है कि आपको जो मध्य प्रदेश का इतिहास, खासकर आपकी रियासतें बुंदेली वगैरह आपको ये पढ़नी हो, जब प्रीलिम्स के पेपर में आप देते हैं, पूरी संस्कृति आपको जो पढ़नी है मध्य प्रदेश की, वो पूरी की संस्कृति यदि आप देखें प्री के साथ में देखें, क्योंकि प्री मेंस लगभग वही चीज है, आपको कॉमन पढ़ना पड़ता है। अगर आप कॉमन नहीं पढ़ते हैं तो फिर आपको कहीं ना कहीं एक समस्या आती है, और वो समस्या आपके सिलेक्शन के पीछे, क्योंकि बच्चों के बीच में सोच क्या बनी हुई है आजकल, अरे यार प्री निकल जाएगी तो मेंस की तैयारी तो हो ही जाएगी, आप पंचवर्षीय योजना बना लोगे लेकिन मेंस नहीं निकलेगी। खैर चलिए, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, यहां पे मैं आपको बता दे रहा हूं। यहां देखेंगे मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश। अब जब आप मेंस में देख रहे हैं तो वहां पर प्रमुख रियासतें दी गई हैं, और जब आप मध्य प्रदेश में प्रारंभिक परीक्षा में देख रहे हैं तो प्रमुख राजवंश दिए गए हैं। चूंकि हिस्ट्री दोनों आपकी कॉमन है तो आपको प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के अनुसार राजवंश, चाहे वो मौर्य हो, चाहे शुंग हो, चाहे सातवाहन हो, चाहे फिर आपके पेशवा हो, या फिर जो आपके यहां पर रियासतें आई हैं, जो आपकी बुंदेली रियासत हो, आपकी सिंधिया रियासत हो, आपकी होलकर रियासत हो, इन सबको शुरुआत से लेकर लास्ट तक पढ़ना है। तो आज की जो पूरी क्लास आपकी समाहित होगी वो पूरी क्लास होगी कि आखिर हमारा मध्य प्रदेश बना कैसे। ठीक है, सीधे हम उस पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं। तो यहां पे स्टार्टिंग में मैंने यही लिखा है कि मध्य प्रदेश का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप प्राचीन काल से वर्तमान समय तक निरंतर मानवीय विकास और सामाजिक परिवर्तन का दर्शक रहा है। अब मानवीय विकास और सामाजिक परिवर्तन का दर्शक रहा है, यहां पे जब मैं कल परसों की आपको लेक्चर लूंगा, यहां पर आपको यह देखना पड़ेगा कि आर्यों के भारत में आगमन के पहले कुछ प्रजातियां यहां पर रहती थी, जिनमें हमारी जो एक जनजाति गौड़ है जो उस समय से यहां पर प्राप्त की जाती है, पाई जाती है। गौड़ का संबंध रावण से कैसे था? राम जब दंडकारण्य में आए तो क्यों, जो हमने रामायण में देखा कि राक्षसों के द्वारा आपका यज्ञ वगैरह पूरी नहीं की जाती थी, वो सब पूरी कहानी मैं आपको कल बताऊंगा। तो हमें यहां पर क्या देखना है कि जो आप आज इतिहास में, आपने राम को पढ़ा तो राम का अस्तित्व आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। आपने कृष्ण को पढ़ा होगा तो शिशुपाल की कहानी में आपको बताऊंगा, जिसमें आप देखोगे उनका भी मध्य प्रदेश संबंध था। और पहले आप प्राचीन काल में जाओगे तो आप भीमबेटका वगैरह को देखोगे, वो भी आपको पता चलेगा। और सिंधु घाटी सभ्यता के अंग भी, जो लगभग
आपको हर किताबों में दिए गए हैं, वो भी आप देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के निशान भी हमारे यहां पर दिए जाते हैं। तो प्राचीन काल की शैल चित्रों से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता के साथ में राम और कृष्ण की कहानियां, ये पूरी चीजें आपकी मध्य प्रदेश के अंतर्गत समाहित होती हैं। और ये पूरा आपको समझना पड़ता है, क्योंकि जब प्रारंभिक परीक्षा में कोई आपका प्रश्न बनता है तो वो प्रश्न आपका कहां से आता है आपको पता नहीं चलता है, चाहे फिर वो आपके हृदय शायर हो आपके, या फिर अन्य जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो हमें यह कहना है कि मध्य प्रदेश का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप जो आपका है, इसने मानवीय विकास के क्रम को देखा है। परंतु क्या जो मध्य प्रदेश आज हमारे सामने है यह ऐसा ही था? बिल्कुल नहीं। मध्य प्रदेश का एक अलग स्वरूप था। तो जानते हैं कि मध्य प्रदेश से, जो प्राचीन मध्य प्रदेश से उससे वर्तमान मध्य प्रदेश तक का जो भौगोलिक स्वरूप है, उसका ऐतिहासिक परिवर्तन कैसा रहा, आज हमें इसके बारे में जानना है। ठीक है, आगे फिर आपके नोट्स में लिखा हुआ है। अब ये पॉइंट्स आपको सीधे सीधे पढ़ते चलना है। इनमें से एक भी लाइन और एक भी पॉइंट अगर आप गौर से देखोगे, एक भी लाइन या एक भी पॉइंट आपको कहीं और किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। आप सर्च कर लीजिए, गूगल कर लीजिए, विकिपीडिया कर लीजिए, नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसको आप जरूर थोड़ा ध्यान में रखिए, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से उठ सकते हैं। भारतीय भूभाग के मध्य में अवस्थित मध्य प्रदेश को अंग्रेजों द्वारा 1861 में पृथक प्रांत के रूप में स्थापित किया गया। 1861 में मध्य प्रदेश को या मध्य प्रांत को एक पृथक प्रांत के रूप में स्थापित किया गया। यानी कि 1861 के पहले कुछ और था। वो क्या था मैं आपको आगे अभी बताऊंगा। उसमें कौन कौन शामिल था वो भी मैं आपको आगे भी बताऊंगा, आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन भारत का जो ये संपूर्ण भूभाग था, इसमें मध्य प्रांत की जो संकल्पना का उदय हुआ, वह संकल्पना का उदय आपका कब हुआ? 1861 में हुआ। तो भाई उसका एक कारण भी होना चाहिए। अंग्रेजों को क्या पड़ गया था कि अचानक जाके एक नया स्टेट बना दिया जाए? तो क्या था भाई, 1857 की क्रांति हो गई थी। और 1857 की क्रांति के लिए यदि आपने प्रॉपर इंडियन हिस्ट्री को पढ़ा हुआ होगा तो आपको समझ में आएगा, मध्य भारत के आसपास का जो क्षेत्र था उसमें कई बड़ी रियासतों और राजवाड़ों का भी बोलबाला था। तो अंग्रेजी हुकूमत के सीधे अधीन जो आपका क्षेत्र या जो प्रांत आ रहे थे, उनसे अगर आप नीचे नागपुर का क्षेत्र देखो तो उसकी भी दूरी आपकी ज्यादा बन रही थी। दूसरी बात, आपने यह भी देखा कि 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहुत सारे बड़े बड़े जो आपके क्रांतिकारी रहे हैं, जिनमें रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, या हम मध्य प्रदेश के ही कुछ योद्धाओं के बारे में चर्चा करेंगे जब आपको स्वतंत्रता संग्राम पढ़ाएंगे, तो उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है। चाहे वो भोपाल से हो, चाहे कहीं से भी, हर जगह पर हमने एक रोल देखा है। तो चूंकि अब अंग्रेजों को यह समझ में आ गया था कि यदि उसे अपने दायरे में आने वाले संपूर्ण भारत के ऊपर अपना राज्य स्थापित किए रखना है, तो उसे बीच में जाके कहीं अपनी कुछ कमिश्नरीज, अपने कुछ क्षेत्र स्थापित करने पड़ेंगे, अपनी सेनाएं लगानी पड़ेंगी ताकि सुव्यवस्था बन सके। उसी को मैंने यहां पर लिखा है कि 1857 में हुई क्रांति ने भारत में शांति और शासन की सहूलियत के लिए मध्य भारत एक प्रांत बनाना अनिवार्य समझा गया। और देखो, एक नागपुर क्षेत्र आपने सुना है, ठीक है। 1853 में अंग्रेजों के नियंत्रण में नागपुर ऑलरेडी आ चुका था। यह राज्य क्षेत्र अपने आप में बड़ा था और नागपुर का अंग्रेजियों की कंट्रोल में जो क्षेत्र था वहां से दूरी काफी ज्यादा हो रही थी। तो नागपुर के ऊपर या नागपुर राज्य क्षेत्र के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, और वहां पर जो नागपुर प्रांत का आकार और अंग्रेजी प्रांतों से इसकी दूरी थी, यह भी एक नवीन मध्य भारत के निर्माण का कारण बना। क्यों? क्योंकि भाई इस राज्य का भी सुप्रबंधन उन्हें करना था। तो आप इस बात को समझिए कि आखिर अंग्रेजों ने मध्य प्रदेश का निर्माण क्यों किया। चलिए, आपसे कभी परीक्षा में नहीं पूछा गया, लेकिन अगर एमपी के बारे में आपसे, मध्य प्रदेश के बारे में कभी इंटरव्यू में कुछ पूछा गया कि भाई ठीक है, मध्य प्रदेश का आपका गठन कब हुआ, तो भाई 1860, मध्य प्रदेश का गठन नहीं, मध्य प्रांत का गठन कब से हुआ? 1861 से ये एरिया आपका आना प्रारंभ हो चुका था। अब देखिए इसमें क्या क्या शामिल था, ये हमें जरा देखना है कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र थे जो अंग्रेजों ने शामिल करे थे। अब आप समझिए, यहां पर भारतीय विभागों का राजनीतिक दृष्टि से पुनः शोध किया गया। अब राजनीतिक दृष्टि से पुनः शोध का मतलब क्या है, ये आप समझिए कि जिस तरीके से भारत के संपूर्ण क्षेत्रों में एक सही व्यवस्था लागू की जाए, उस अनुसार भारतीय क्षेत्रों का क्या किया गया, आपका पुनः एक तरीके से
देखा गया कि क्यों हम कैसे किस तरीके से हम सही तरीके से राज कर पाएंगे, ये आपका देखा गया। ठीक है, अब देखिए आज का जो आपका मध्य प्रदेश बनता बनता आया है, उसमें सबसे पहले उत्तरी भाग में कौन कौन जिले शामिल थे वो मैं आपको बताता हूं। प्रदेश की रचना के पूर्व यह क्षेत्र आपका सागर व नर्मदा प्रांत कहलाता था। तो अब प्रारंभिक परीक्षा में अगर इतिहास को लेकर आपका एक प्रश्न बन जाता है कि मध्य प्रांत के गठन के पूर्व यह भौगोलिक क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था, अब आपको इतिहास में, प्राचीन इतिहास में आपने प्रश्न पढ़ोगे तो बहुत सारे आपको नाम दे दिए जाएंगे, कई किताबों में आपको फैक्ट्स दिए गए हैं, क्योंकि आप एमपी की हिस्ट्री को कहीं भी उठा के देखिए, 10 किताबें उठा के देख लीजिए, सेम पैटर्न में कॉपी पेस्ट मटेरियल आपको मिल जाएगा। कहीं भी किसी भी किताब में आपको यह नहीं मिलेगा कि जो 1861 में आपका मध्य प्रांत बना है उसके पहले यह क्षेत्र आपका कैसे जाना जाता था, सागर व नर्मदा प्रांत के रूप में जाना जाता था। नोट कर लीजिए आप इस बात को। ठीक है, तब यह क्षेत्र 9 जिलों में विभाजित था। कौन सा? उत्तरी भाग। जो उत्तरी भाग है यह 9 क्षेत्रों में विभाजित था। उस समय आपका सागर मौजूद था, आपका दमोह मौजूद था, आपका जबलपुर मौजूद था, आपका नरसिंहपुर मौजूद था, आपका होशंगाबाद मौजूद था, बैतूल, सिवनी और मंडला, ये वाला क्षेत्र आपका मौजूद था। ठीक है, कितने जिले हो गए आपके? ये लगभग 9 जिले यहां पर आपके शामिल थे। आगे चलते हैं हम, यहां पर अगर आगे देखें, यहां पर चलिए, समझ आ रहा ना आपको? पहले किस नाम से आ जाता? उत्तरी भाग क्या था आपका? उत्तरी भाग के अंतर्गत आपके उपरोक्त जिले शामिल थे जो मैंने आपको बता दिया। अब दक्षिणी हिस्से में भी कुछ शामिल किया गया। ठीक है, ये पढ़ते जाना। देखो मैं फिर कह रहा हूं, अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश को पूरा नहीं समझा तो ये आपको प्री से लेके मेंस तक और इंटरव्यू तक परेशान करेगा। और मेरी पूरी कोशिश है कि इस कोर्स में मैं आपको ऐसे फैक्ट्स, ऐसी कहानियां और ऐसी चीजें लेके आऊं कि चाहे वो मौर्यकाल हो, चाहे शुंग हो, चाहे विक्रमादित्य हो, और चाहे अशोक हो, चाहे फिर आपका नादिर शाह तक हो, कोई भी हो, जो भी मध्य प्रदेश में आया उसने क्या किया, कैसे किया, क्या फैक्ट्स थे, ये सब चीजें आपको इन्वॉल्व हो। जो किताबों में मौजूद है वो तो पढ़ेंगे ही हम, लेकिन जो किताबों में नहीं मौजूद है उसको भी एक रिसर्च के तौर पे हम देखेंगे, ताकि हमें बहुत अच्छे से पता रहे हमारा मध्य प्रदेश बना कैसे है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अभी तक लग रहा है, जो मैंने बात शुरुआत में बोली थी आपसे कि आप अंत तक देखिए, आपको केवल और केवल नए फैक्ट मिलेंगे। अगर ऐसा है तो कमेंट्स में बता जरूर दीजिए कि क्या ये फैक्ट पहले कहीं पढ़े हैं। अगर पढ़े हैं तो मुबारकबाद, वैसे मैं जानता हूं कि मैंने तो कहीं नहीं पढ़े थे इसको पढ़ाने के पहले। ठीक है, चलिए अब आगे। उत्तरी भाग मैंने आपको बता दिया। अब आप आइए दक्षिणी भाग के अंतर्गत, इसमें कितने जिले शामिल किए गए थे? नागपुर, वर्धा, चांदा, भंडारा, बालाघाट, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर और अपर गोदावरी। गोदावरी नीचे महाराष्ट्र के आसपास ऊपर साइड का एरिया, अपर गोदावरी। अभी पता चलेगा, अपर गोदावरी को बांट के ही आपका निर्माण निकला था। अगली लाइन में आपका आ जाएगा। देखिए, कुछ समय बाद उत्तरी रियासतों के साथ भूमि की अदला बदली हुई और नवीन जिला निमाड़ आपका गठित किया गया। कुछ रियासतों के साथ चीजें हुई और पहले देखिए 9 हिस्से आपके पहले बन चुके हैं। एक नया जिला आपका क्या आ गया? निमाड़ करके नया जिला आया। लेकिन निमाड़ की स्थापना जब आपकी हुई तो अपर गोदावरी जिला आपका क्या कर दिया गया? तोड़ दिया गया। और इसका कुछ हिस्सा कहां मिला दिया गया? चांदा जिले में मिला दिया। ये नीचे तक का हिस्सा था। और चांदा कहां है आपका? याद है चांदा जो मध्य प्रदेश वाला पुराना जो आपका बरार, वर्धा, और इसको हम किस नाम से जानते हैं अभी महाराष्ट्र में? विदर्भ। विदर्भ किस नाम से? विदर्भ क्षेत्र जो है, मैं आपको इतिहास में आगे बताऊंगा वहां पे कौन था। वहां से शायद विदर्भ से कृष्ण या राम का कोई संबंध है, यहां पे बताऊंगा विदर्भ से आपको। तो विदर्भ के अंतर्गत आपका जो चांदा जिला था उसमें आपका अपर गोदावरी को तोड़ दिया गया और नया जिला आपका क्या बन गया? निमाड़। यानी अभी भी जिलों की संख्या लगभग आपकी 18 ही चल रही थी जब यह निर्माण आपका हो रहा था। इसी परिस्थिति में 1861 से हम लोग आ गए थे 1903 तक। अब 1903 में हैदराबाद रियासत से, आपको पता है बरार किसका हिस्सा था? हैदराबाद रियासत का हिस्सा था। ओवर कॉन्फिडेंस में गलत ना हो जाऊं, लेकिन मुझे जहां तक याद है 19 ये बरार आपका हैदराबाद रियासत का ही हिस्सा था। आप देख लेना इस बात को। ठीक है, इसके हमने 4 जिले उठाए, अमरावती, अकोला, यवतमाल और बुल्ढाना। इसको भी मध्य प्रांत में जोड़ दिया गया।
अब हमारे कुल जिले कितने हो गए थे? 22 हो गए थे। 1903 तक आते आते मध्य प्रदेश में लगभग आपके 22 जिले हो गए थे। और अब हम किस स्थिति में आ चुके थे? जो मैंने शुरुआत में आपको दिखाई थी, ये देखिए कहां पर था आपका, लगभग ये 1930 है। ये वाला एरिया अगर 1930 का आप देखेंगे, इस समय भी यही रहा होगा। यदि ये वाला क्षेत्र आप लगभग देखेंगे तो ऐसी स्थिति आपके मध्य प्रदेश की आ चुकी थी। आप देख लीजिएगा आराम से, ठीक है। चलिए हम फिर बोर्ड पे चलते हैं, सॉरी पीडीएफ के ऊपर चलते हैं वापस। अब देखें 3 तक ये कहानी बन गई। अब आप देखो कि 1906 में क्या हुआ। अभी मैं आपको एक चीज बताना भूल गया हूं, फैक्ट मुझे बिल्कुल याद नहीं, 1900 किसने आपका मिलाया था। अगले लेक्चर में आपको बता दूंगा कि किस अंग्रेजी अधिकारी ने आपको बरार को मिलाया था, ताकि वो आपके लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट रहे। मुझे जस्ट मेरे दिमाग से मिसिंग रह गया, यहां मैं लिखना भूल गया हूं। खैर मैं बता दूंगा आपको। अगला पॉइंट, 1903 के बाद 1906 में संबलपुर जिला उड़ीसा में मिलाया गया। संबलपुर वही दक्षिणी एरिया में आपका था, ठीक है। कहां मिला दिया गया? आपका उड़ीसा में मिला दिया गया। रायपुर तथा बिलासपुर जिलों का पुनः एक बंटवारा कर दिया गया और 3 नए विभाग बनाए गए, जिनमें दुर्ग जिला जो आपका है, एक नवीन जिले की स्थापना आपकी कब उभरी? अब आपकी 1906 में दुर्ग जिला भी पैदा हो गया। साथ में इन जिलों के साथ में 15 राजवाड़े भी ऐसे थे जो इस भूभाग में शामिल थे। छोटे छोटे राजवाड़े छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बीच में, वो क्या थे? आपके इसी भूभाग के अंतर्गत शामिल थे। अब ये तो मैंने बता दिया कैसे जिले आपके विभाजित थे। अब अंग्रेजों ने, मैंने आपको स्टार्टिंग के बाद राजनीतिक शोध किया था कि भाई अब राजनीतिक परिदृश्य में इस क्षेत्र को कैसे काबू में रखा जाए। उन्होंने क्या किया? 5 कमिश्नरी में बांटा गया। तो कभी प्रश्न पूछा जाए कि मध्य प्रदेश को अंग्रेजों ने कितनी कमिश्नरी में बांटा था, तो 5 कमिश्नरी में बांटा गया था। और अगर मेंस में प्रश्न आ जाए कि वो 5 कमिश्नरी में कौन कौन से जिले थे, तो वो भी आप यहां पे देख लीजिए। और गलती से, चूंकि आप जानते हो एमपीपीएससी है, कहीं भी घुसने की आदत है, कहीं से भी प्रश्न ला सकते हैं। खोद खाद के ये आपके बगल की नाली जहां पे छोटी सी सड़क होगी ना, उसको भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब ये 5 जो आपकी कमिश्नरी कौन कौन से जिलों से मिलकर बनी थी, जरा उस पर भी हम लोग छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। 5 कमिश्नरी में विभाजित, आप इसको देख लीजिए। एक थी आपकी नागपुर कमिश्नरी। अब जब मैंने आपको हाईकोर्ट पढ़ाया था तो मैंने आपको यह बताया था कि मध्य प्रदेश में केवल एक लेटर के थ्रू इसको मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट बनाया गया था। जो आपका उच्च न्यायालय आपका नागपुर कमिश्नरी में था, वही न्यायालय आपका ट्रांसफर होकर कहां आया था? जबलपुर में। यह आप मेरा लेक्चर देखिए जब मैंने आपको मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय पढ़ाया है। और मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय में आपको पढ़ा चुका हूं, कोर्स में दिया गया, बहुत ढंग से पढ़ लीजिएगा। उसकी ऐतिहासिक दृष्टिकोण तरीके से मैंने बहुत महत्वपूर्ण चीजें आपको वहां पर बताई हुई है। तो ये थी वो नागपुर कमिश्नरी। इसमें नागपुर, वर्धा, चांदा, भंडारा और बालाघाट। बालाघाट जो आज का आपका हिस्सा है, वो किस कमिश्नरी का हिस्सा था? नागपुर कमिश्नरी का हिस्सा था। एक छत्तीसगढ़ी कमिश्नरी आपकी बनाई गई। इसमें रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग जिलों के साथ केवल मकड़ाई, अब 15, मेरे पास 15 रजवाड़ों का नाम भी था, लेकिन वो रजवाड़े इतने महत्वपूर्ण नहीं थे, तो मैंने सिर्फ ये बता दिया आपको कि जो छत्तीसगढ़ कमिश्नरी थी उसके अंतर्गत केवल मकड़ाई रियासत के अलावा सारे 14 रजवाड़े जो आपके इस क्षेत्र में आए थे, सब उसी में शामिल थे। सारे रजवाड़े उसी में शामिल थे। फिर आपकी जबलपुर कमिश्नरी, ये नाम भी उस समय से था आपका। इसमें जबलपुर, हमारा बुंदेलखंड का सागर, दमोह, सिवनी और मंडला, ये वाला क्षेत्र जो आपका किसके अंतर्गत आता था? आपका जबलपुर कमिश्नरी के अंतर्गत आता था। अब प्रश्न कैसे बन जाते हैं आपसे कि आपसे गलती से पूछ लेंगे निम्न में से कौन सा जिला किस कमिश्नरी का हिस्सा था। ज्यादा रट्टा मत मानना, ऐसे प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। मैं तो सिर्फ आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं ये चीजें कि गलती से भी पूछा जाए तो प्रश्न बाहर ना जाए, पहला पॉइंट। और दूसरा, हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं भाई, हमें तो पता होना चाहिए कि हमारा मध्य प्रदेश बना कैसा है। एटलीस्ट हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। एक था आपका नर्मदा कमिश्नरी, ये नखदा नहीं लिखा है, नर्मदा लिखा है। वो मेरे राव खा में थोड़ा परिवर्तन ज्यादा नहीं आता है, तो नर्मदा लिखा हुआ है। इसके अंतर्गत आपका क्या था? होशंगाबाद, नरसिंहपुर, निमाड़ और छिंदवाड़ा और बैतूल, ये आपके शामिल थे। ठीक है। लास्ट जो आपकी कमिश्नरी थी वो आपकी थी बरार कमिश्नरी। बरार में आपकी अमरावती, अकोला, यवतमाल और बुल्ढाना, जो आज कोई भी मध्य प्रदेश का हिस्सा नहीं है, सारे आपके महाराष्ट्र का हिस्सा है, ये आपके शामिल थे। तो ये मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश के उस भौगोलिक क्षेत्र के बारे में जिसकी यदि हम यहां पर थोड़ी सी चर्चा करें 2 मिनट के लिए, जस्ट एक सेकंड, विंडो में यदि हम यहां पर जाएं और ये खोलें, जस्ट एक सेकंड। तो ये जो एरिया लगभग मैं आपकी बात कर रहा हूं,
ये वाला एरिया इसको थोड़ा सा आप देख पा रहे हैं, ये स्थिति आपकी जो बनी थी किस तरीके से 1930 के आसपास तक, या आप इस मैप को अगर गौर से देखेंगे, ये वाला मैप, तो ये सारी चीजें, जितने भी नाम, जितने भी एरिया, देखो मैंने आपको बरार एरिया कहा हैदराबाद रियासत से मिलाया गया था, बिल्कुल मैं सही हूं। देखो यहां पे ये रहा आपकी हैदराबाद रियासत, यहां पर संबलपुर आपका उड़ीसा में गया था, तो देखो ये आपका उड़ीसा रहा, ये आपके ऊपर बिहार था, ऊपर ये यूनाइटेड प्रोविंस था आपका, ठीक है, ये पीछे राजपूताना राजस्थान कहलाता था, ये आपकी बॉम्बे प्रेसिडेंट थी यहां पर। तो ये मैप आप देखिएगा, तो ये जो बीच के मैप की ये जो आपकी स्थिति है, ये स्थिति मैंने आपको आज समझाई है इस पूरे लेक्चर में। अब चूंकि मुझे आपको पढ़ाना है आगे, आपका इतिहास पढ़ाना है, राइट, तो इतिहास जब मुझे पढ़ाना है यहां पर, तो आप थोड़ा सा जाते हुए समझ लीजिए कि कल हम थोड़ा सा इसके प्राचीन इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। प्राचीन काल में ये समस्त विभाग अलग अलग देशों अथवा प्रांतों में विभक्त थे। जितने भी विभाग आज हमारे पास में शामिल हुए हैं, ये अलग अलग प्रांतों में विभक्त थे। लेकिन एक बात से कभी भी इंकार नहीं किया गया है कि मध्य देश नाम का भी एक प्रांत था। अगर शोध की जाए तो मध्य प्रदेश नहीं, मध्य देश नाम का भी एक प्रांत था, लेकिन उसकी जो भौगोलिक सीमा थी वो आज की भौगोलिक सीमा से मैच नहीं करती है, क्योंकि उसकी भौगोलिक सीमा आपकी यमुना और नर्मदा के मध्य में अवस्थित थी। यमुना ऊपर, नर्मदा नीचे, इसके बीच में आपका मध्य देश था। तो अब मध्य देश क्या था, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कौन कौन सी आपके राजवंश हुए, प्राचीन काल में क्या हुआ, ये समस्त चीजें यदि आपको मनोरंजक दृष्टिकोण से पढ़ना है तो आप हमारे कोर्स को जरूर परचेस करें। कुछ क्लासेस आपको हिस्ट्री, मैंने जैसे ही कहा है, मैं चूंकि डेमो लेक्चर्स आप लोगों को यहां पर दूंगा, तो कुछ क्लासेस हिस्ट्री का हमारा लेवल क्या रहने वाला है वो आप इसी से समझ गए होंगे और भी आगे समझ जाएंगे। अब ये लगातार डेली कम से कम एक क्लास में आपके कोर्स में अपडेट करूंगा। हालांकि मुझे पता है एक क्लास से एक कोर्स कंप्लीट होने वाला नहीं है, मुझे एटलीस्ट 3-4 क्लासेस एमपी की बनानी पड़ेंगी। तो इसको मैं पार्टी अलग अलग पार्ट में कर दूंगा। जैसे कभी मुझे आपको जनजातियां पढ़ानी है तो जनजातियां मैं अलग से आपको पढ़ा सकता हूं, पर्यटन स्थल आपको पढ़ाने वो मैं आपको अलग से पढ़ा सकता हूं, इकोनॉमिकल परिवेश मुझे पढ़ाना है वो मैं आपको अलग से पढ़ा सकता हूं। तो कुछ टॉपिक्स में आपको अलग अलग वहां भी पढ़ाता चलूंगा, और हिस्ट्री को हम एक लॉन्ग टर्म में लेके चलेंगे, ताकि मध्य प्रदेश के इतिहास का जो एक बहुत बड़ा एक आपकी डिमांड है वो डिमांड में पूरी कर सकूं। इतिहास और 1857 में मध्य प्रदेश का जो योगदान रहा है, इसको दावे और वादे के साथ बोल सकता हूं कि किसी भी किताब में वो जानकारी नहीं मिली। जो अन्य किताबें में होगा वो तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन नई चीजें भी आपको पढ़ाऊंगा। तो आपका इंतजार खत्म है, अभी तक जो देरी हुई उसके लिए क्षमा। अब लगातार ये प्रश्न आपके पास में आते रहेंगे। हमारे पास इतिहास में मैंने फिर बताया कि प्रतिमा मैम ने आपके इतिहास की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, और ज्योग्राफी क्लास भी आपके आगे स्टार्ट होने वाली है। प्रतिमा मैम की वो क्लास आप देखिएगा जिसके अंतर्गत लगभग 40 से 45 मिनट में उन्होंने पूरे सिलेबस के डिस्कशन के साथ में मध्य जो आपका वर्तमान आधुनिक भारत है उसका प्रारंभ किया है। जिसको पढ़ना है तो वो क्लासेस भी देखिए। ये सारी चीजें हमारे कोर्सेज में अभी मैं बता रहा हूं, अभी जब तक कि हमारी क्लास और तेजी से नहीं बढ़ती है, सिर्फ 10,000 रुपए में आपको प्री मेंस प्लस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। जैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे इस कोर्स की कीमत आपकी 15,000 हो जाएगी। फिर भी यह मध्य प्रदेश में सबसे कम है, क्योंकि हर कोर्स की वैलिडिटी जहां भी आप देखोगे वहां पे 2-3 पंगे हैं। मैं आपको बता दूं, या तो वहां पर 6 महीने की वैलिडिटी है, तो भाई साहब 6 महीने में तो ये कोर्स ही पूरा नहीं हो सकता है। मध्य प्रदेश क्या पूरा एमपीपीएससी 2020। पहली बात तो आप अगर 6 महीने ले रहे हो तो अधूरा कोर्स ही वो कराएंगे, पूरा कोर्स नहीं करा सकते हैं। दूसरा पॉइंट, आपको कहीं एक बार वीडियो देखने की लिमिटेशन है, कहीं 3 बार वीडियो देखने की लिमिटेशन है। हमारे यहां पर आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 बार, 15 बार, जितनी बार देखना उतनी बार वीडियो देखो, नो प्रॉब्लम, नो रेस्ट्रिक्शन। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप जब पढ़ोगे तो आपके नोट्स अलग भागेंगे, टीचर के नोट्स अलग भागेंगे। भाई हमारे यहां ऐसा नहीं होना है। हमारे यहां जो हमारे टीचर्स पढ़ाएंगे वो नोट्स हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट में देंगे। जैसे मैंने आपको जो अपने नोट्स दिखाए वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलते जाएंगे। अब इनके अलावा इन नोट्स में आपको कुछ और बाहर से ऐड करना है, वो आपकी मर्जी, आप ऐड करते चले। तो अगर आप इस तरीके की क्लासेस चाहते हैं, अभी तक मैंने ये बातें नहीं कही क्योंकि मैं खुद रेगुलर नहीं था। अब चूंकि मैं रेगुलर होने वाला हूं तो मैं दावे और वादे के साथ 2 बातें कह सकता हूं। ये पैटर्न, ये तरीका, कम से कम जिस तरीके से एथिक्स आज तक यूट्यूब पे ये आप अगर गौर से देखेंगे, जिस पैटर्न में हमने कंप्लीट की है, अभी तक कोई कंप्लीट नहीं कर पाया उस तरीके से। थिंकर्स अभी भी आपके बाकी है, जो अभी मैं कंप्लीट कर दूंगा पूरा आपका। उसी तरीके से अब एमपी का और एमपीपीएससी का पूरा कोर्स आपके लिए अवेलेबल रहेगा। तो अपना ध्यान रखें। ये क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। इन फैक्ट्स को जरूर याद करें। सिर्फ इसलिए नहीं कि एग्जाम में आना है, आपका मध्य प्रदेश क्या है, कैसा है, ये आपको भी जानना चाहिए, आपको भी समझना चाहिए। उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक ब्रॉडर एस्पेक्ट लेके चलते हैं और लेट्स क्रैक एमपीपीएससी 2020 विथ टॉप रैंक्स। Thank you so much. Have a great day. Bye-bye.